Hello, welcome to another episode with Talk with CA with जयदीप बंसल। हमने 90s में सुना कि काफी बहुत लिमिटेड स्टार्टअप्स आए, जैसे कि नारायण मूर्ति का, असीम प्रेम जी का, जिनने 20s की शुरुआत में इंडिया को एक बहुत मेजर इकोनॉमिक बूस्ट दिया। सरकार अब काफी सालों से यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज कर रही है और ये बोल रही है, खुद प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि युवा को रोजगार देखने की बजाय रोजगार देने की एक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए। उसी को हमने समझने के लिए आज हमने प्रतीक संचेती जी को इनवाइट किया हमारे शो में। हेलो प्रतीक जी, वेलकम टू आवर Thank you so much, Jaideep. Thank you so much for calling me. आज हम Thank you so much. Thank you. आज हम सर से समझना चाहेंगे कि एक यंग स्टार्टअप किस तरह के दौर से गुजरता है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स रहती है और क्या उनको किस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है कि नहीं। भैया, मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरियां देने के लिए काम करें। See, the kind of community I was born and brought up ना, मैंने अपने लाइफ में लोगों को सर्विस में देखा है, जॉब में देखा है, being my family. So my father is into service. My grandfather either agriculture में थे, later on he came to Jabalpur and then he was into service. तो एक वो environment देखा and then other circle देखा business families का, तो somehow वो fascination था बचपन में कि यार अपन भी कुछ अपना काम करें, क्यों ना अपन अपने बॉस बने। तो एक ये माइंडसेट बचपन से कहीं ना कहीं से, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे लोगों के बीच में आने से जाने से, या पापा के कुछ फ्रेंड्स थे दो आर इनटू बिजनेस, तो एक चीज वो माइंडसेट में थी। फिर व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, so at that point of time, last semester में when you understand there are एप्टीट्यूड की क्लासेस होते हैं एंड स्किल डेवलपमेंट में आपके काम करते हैं, तो एट दैट टाइम there was one of the tutor, he came into me and everyone there in the class, so he asked that what is your vision. I said I want to be the entrepreneur. I want to start my own venture, and I was the single person in that particular class at that point of time. So the thing that you have said, that there are people with the deep pockets, right? So for example, he also said the same thing. Do you have a lot of money, or your family has a good background? I said no, my father is into service. So he said, what is the thing that makes you different? So मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि मेरे को जुगाड़ करना आता है। I know कि कैसे सिस्टम के अंदर जाना है, कैसे काम चालू करना है। तो दैट वाज द माइंडसेट। एक फैसिनेशन था कि काम अपना करना है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता था। तो व्हेन आई completed my engineering, I even worked with Cognizant. Those were the beautiful 11 months. I got to learn a lot from the company's environment, and the company is pretty good as well. तो दैट काइंड ऑफ मोल्डिंग एनवायरनमेंट, तो वहाँ मेरे को सीखने मिला कि स्केलिंग क्या होती है। वहाँ मेरे को समझ में आया कि कंपनीज किस स्केल पे काम करती हैं। तो एक वो मैंने उसको इस विजन से देखा, मैंने उसको इस एक्सपीरियंस से देखा कि किस विजन से कंपनी काम कर रही है, व्हाट इज द काइंड ऑफ सेटअप, वो क्या फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को देती हैं। एंड फ्रॉम देयर ऑन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना स्टार्टअप चालू करना है। तो इन 2015 में मैंने क्विट करा, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी ऑफ इंस्टाप्रिंट्स, एंड इट्स बीन 6 वंडरफुल इयर्स। ओके, आपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए, आप किस टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। So, Jaideep, as you know, that we work into the cutting edge technology. So we started with 3D printing. So we were the first company 6 years back in Central India to bring out the 3D printing technology for the industrial and the medical segments. तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। सो 3D प्रिंटिंग, IoT, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AR। अभी रिसेंटली हमने ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर भी अपना स्टेप्स रखे हैं। तो आर मेजर फोर्टेज इनटू दीज टेक्नोलॉजीज, हम धीरे धीरे हम 3D प्रिंटिंग से अदर टेक्नोलॉजीज को हमने लास्ट 3-4 years में इनकॉर्पोरेट करा है। एज अ बंडल of technologies we started giving the solutions. So we focus on providing solution either into the education segment, healthcare segment or industrial segment. Okay. एज ए सीए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे ब्रॉडली 2 क्वेश्चन रहेंगे कि क्या बैंक्स आपको सपोर्ट, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हुए, क्या वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, और दूसरा कि जो अगर हम बैंक्स देखें, वेंचर कैपिटल हो गया या फिर सीड फंडिंग हो गया, एंजल फंडिंग हो गई, किसी भी तरह का नाम ले या ऑल्टरनेट बैंकिंग मैकेनिज्म का नाम ले, क्या वो इतना सफिशिएंट है कि स्टार्टअप को, इंडिया में स्टार्टअप को वो सपोर्ट कर सकता है?
मेरा यहाँ पे विजन थोड़ा सा अलग है। मैं राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी मेरे लिए एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं फंडिंग के पीछे नहीं भागा। दो आई वाज विद लिमिटेड फंड्स, बट मेरा थॉट ये था कि मैं हमेशा सोचता हूँ कस्टमर का पैसा इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन गेट इन द मार्केट। So I ओके always keep on focusing on the customers investment। कस्टमर से अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपन रेवेन्यूज बढ़ा सकें, टर्नओवर बढ़ा सकें, प्रॉफिट्स ओके बढ़ सकें एंड आप फ्री हो सको। बट या जो आपने एक पहला क्वेश्चन करा बैंकिंग का, तो मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हर किसी के अपने व्यूज अलग हो सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आप जब इनिशियल स्टेजेस में होते हो, आप जब एक बेसिक चालू कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको बैंक्स के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक्स बिना कोलेटरल के आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। ओके दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, दो सारी चीजें हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बेसिस। आप सीए हैं, आप ज्यादा समझते हैं उस चीज को। उस पर्टिकुलर चीज की रिस्क मॉनिटरिंग करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास असेट होंगे, बैंक आपको फंड्स अवेलेबल करा देगा। बट ओके इफ यू डोंट हैव द फंड्स अवेलेबल करस्पॉन्डिंग टू द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, corresponding to kind of assets, then banks will help you in nowhere। तो स्टार्टिंग में एक दो बार ट्राई करा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, 5 साल बाद जब टर्नओवर्स बढ़ गए, सारी चीजें प्रोविजनिंग में आ गई, वर्क ऑर्डर्स बनने लगे, तो यस लास्ट ईयर इवन आई गॉट दी सीसी लिमिट, इवन बैंक से लिमिट्स मिलना चालू हो गई हैं, सारी चीजें बैंक की फैसिलिटीज मिलना चालू हो गई। बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। तो दिस इज माय व्यूज ऑन दी बैंक साइड, कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट वहां ना करते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, उसको मार्केट में स्टेबलाइज करने में मेहनत लगी। मैं समझता हूँ प्रॉब्लम होगी, और ऑल्टरनेट वेज ऑफ फंडिंग ढूंढने, जैसे आपने बोला, मैंने करा, मैंने फ्रेंड्स को दिया, फैमिलीज को कनेक्ट करा बहुत सारी जगह। आपको एक चीज इसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन ओके अगर आपको अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ना है, तो आपको थोड़े से अपने ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए, लेकिन ईगो को साइड में रखते हुए, आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, आप उनसे टच में, ये हो सकता है कभी ना कहीं किसी का पैसा आप प्रॉपर टाइम पे रिटर्न ना कर पाए, या आपको रिटर्न करने में टाइम लगे, या एट दी एग्जिट पॉलिसी वो पैसा डूब भी सकता है। तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें कि जो आपको इनिशियल सपोर्ट दे सकें, क्योंकि बैंकिंग आपको बिना असेट्स के, बिना मॉर्गेज के आपको सपोर्ट देने में बहुत मुश्किल होगा बैंक्स की ओके तरफ से। तो ये मेरा थॉट है। ऑल्टरनेट वेज ऑफ फंड्स आते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी एक 2-3 साल बाद मुझे भी एक बेसिक, मेरे को भी इन्वेस्टमेंट मिला था, काइंड ऑफ सीड फंड फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ। So you can say them the VC or an angel investor or my known person, whatever you can say it। but हाँ, मेरे को एक स्टार्टिंग में सपोर्ट डेफिनेटली मिला था, जिसके कारण चीजें बूस्टअप हुई, हमने अपने बिजनेस को बढ़ा सके। दैट वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हमने अपनी कंपनी में लिक्विडेशन भी बहुत कम करा था उसके कारण। तो मेरा मेन फोकस ये था कि हम इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन रिलीजिंग द इक्विटी इन द कंपनी, हम डेट्स पे ज्यादा काम करें। एक बार हमने बहुत स्मॉल डिसबर्स करके इन्वेस्टमेंट रेज करा, फिर डेट्स पे काम करा, और धीरे धीरे हम बैंकिंग सिस्टम में आते गए। हमें समझ में आने लगा जो स्टार्टअप्स को क्या होता है। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मैंने चालू किया था, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहाँ था कि भाई 1 लाख रुपए की सेविंग थी आपके पास, ऑफिस से आप निकले, आपने स्टार्टअप चालू कर दिया विद दैट माइंडसेट कि आप अगले महीने से कमाने लगोगे, जो कभी होता नहीं है। आप कोई भी चीज में आओ, जो बाद में समझ में आया, आपको 6 महीने का, 9 मंथ्स का, और एटलीस्ट एन ईयर का आपके पास एक बैंडविड्थ होना चाहिए, तब आप जाके मार्केट में स्टेब्लिश हो पाते हो, रेवेन्यूज आपके पास आने लगते हैं। तो ओके इस चीज को ध्यान रखते हुए आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड्स की कोशिश करें। आप फ्रेंड्स फैमिली के पास जाएं, और निकलता है। कोई अगर ऐसा कहता है कि मेरे फ्रेंड्स फैमिली में नहीं पॉसिबल हो, आप कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज माई पर्सनल व्यूज, और मैंने इसको करा है, एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। यस इंडीड इंडीड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लाती है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हुआ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ, या इनकम टैक्स में काफी रियायतें दी जाती है कि क्या ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो रियलिटी में उतनी बेनिफिशियल होती है, या फिर ये मोटा मोटा पेपर वर्क ही रह के बन के रह जाता है?
मेरे यहाँ पे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों साइड्स हैं. फॉर एग्जांपल मैंने टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली वी वर द फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल अवार्ड स्टार्टअप अवार्ड 2020 was announced. 192 companies were selected across India and we were there as one of the companies in those 192 companies. So government has started hand-holding these companies, started connecting with the departments, started trying to give what kind of provisioning that the government can do. But मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के भरोसे भी आप बिजनेस नहीं कर सकते. जो आपने 8.2 years का प्रोविजन किया है अंडर अंडर 80D आई गेस, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का उनने प्रोविजन किया है आईटी एक्ट में, और उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी रहती है. इस एप्लीकेशन के अप्रूवल के बाद आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आप एक एग्जाम्पन ले सकते हो. बट मेरा यहाँ सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है. कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उनके पास इतने आज के समय भी बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनकी बुक्स में प्रॉफिट नहीं है. their balance sheets are not in profits. Okay, so when the income tax comes into picture, when your balance sheet comes into profit, when you book so much of profit, then you put the income tax, right? तो जब आपकी बुक्स में ही प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेने से आपको कोई उसमें फायदा इनिशियल स्टेज में मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता है ज्यादा. ओके, तो मेरा थॉट इसमें ये है कि आप बहुत करोड़ों का प्रॉफिट तो शो कर नहीं रहे हो कि जिसके अगेंस्ट में आप कुछ 30% के स्लैब में भी आ रहे हो आप, तो आप उसको आपका एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये जनरली होता नहीं है हर स्टार्टअप के साथ. तो ये स्कीम का मुझे लगता है कि एडवांटेज होंगे, डेफिनेटली होंगे, हर चीज के होते हैं, बट इसका मुझे नहीं लगता उतने ब्रॉडर व्यू में इसका कोई एडवांटेज हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपने बोला आत्मनिर्भर भारत की तरफ और इंसेंटिव लिंक स्कीम की तरफ. तो यस, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, लॉन्च भी हुई हैं, लोगों को उसका फायदा एक सर्टेन लेवल पर मिल भी रहा है. बट व्हाट आई बिलीव इज कि उन स्कीम्स के अंदर अपना पुटअप करने से बेटर है कि अपन ये सोचें कि अपन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कनेक्ट होकर बिजनेस कैसे जनरेट कर सकें अपने स्टार्टअप के लिए. जब ये थॉट प्रोसेस होगा तो आपको गवर्नमेंट से रेवेन्यू भी मिलेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स भी बनेंगे और आपकी कंपनी की वर्थ भी बनेगी. और आत्मनिर्भर भारत है कोई भी स्कीम से मुझे लगता है कि माइंडसेट बहुत चेंज होता है. फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इंडिया स्टार्टेड इन 2016, तो उसके बाद से एक माइंडसेट बदला पूरे कंट्री का. उसमें एक बहुत बड़ा व्यू होता है, जब आप मार्केट में जाते हो, आप काम करते हो, तो आप किस माइंडसेट के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो. तो आत्मनिर्भर भारत आने से या स्टार्टअप इंडिया स्कीम आने से लोगों में एक जागरूकता आई स्टार्टअप्स के प्रति. एक बहुत अच्छा वीसी का सेगमेंट बना, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी चालू करे. और एक रिस्क होता है स्टार्टअप के लिए, कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो वो एक रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे ही लगाएगा, आइदर इट इज अ बैंक और इट्स अ वीसी और एनीवन. सो if they are putting the money, they need to have the credentials. तो मेरा यहाँ सबमिशन रहेगा, आप उस स्कीम्स का फायदा लें. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, आई गॉट अ गुड हैंड होल्डिंग. हमारा एक अलग से स्टार्टअप इंडिया की तरफ से एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें ऑल दीज 192 कंपनीज के जो एमडीज हैं, सीईओज हैं, आर देयर. एंड उसमें हम कभी भी अपने पुट कर सकते हैं. हायर ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया आर ऑलरेडी देयर टू सपोर्ट अस एंड गाइड अस. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला टू टेक आउट द क्रीम, क्योंकि आप भी समझते हो कि हर जगह हर लोग काम नहीं कर रहे हैं. बहुत स्टार्टअप्स भी हैं लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो इस तरीके की स्कीम से उनको फ्रंट लाइन में आने में हेल्प मिलती है. एक अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं, और इंटर्न्स दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ द स्कीम फंड्स और व्हाटएवर. ओके, तो यू मींस ये आपको भी ग्राउंड रियलिटी में काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के. ग्राउंड रियलिटी में बेनिफिट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, दोनों तरीके आप से. और एंड एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर फंड्स दे रही है तो ही वो आपको सपोर्ट कर रही है. ओके, देयर आर अदर एड ऑन एडवांटेजेस टू, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट. आप एमएसएमई डिपार्टमेंट के पास जाइए. आपकी बात बड़ी इंस्पायरिंग रही है कि जिस तरह से आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि कंपटीशन को हमको एक एसेट की तरह यूज करना चाहिए. और ऑफ कोर्स आपने जो बोला हम उस पर फॉलो कर सकते हैं. मैं हमेशा हम इस शो की एंड एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं. मैं चाहूंगा कि हम जैसे जो यंग बच्चे हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि
हम भी ग्रो करें फ्यूचर में अपने बिजनेसेस के साथ, मैं चाहूंगा आप उनको एक मैसेज दे कि अब उनकी लाइफ में वो क्या करे कि वो भी आप जैसे अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स बन सके। सी सबसे पहली चीज तो मैं सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता हूँ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। जी। एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, बट मेरे अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपको लाइफ में अगर आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की जर्नी में हो तो आपको पेशेंस बहुत एक लेवल तक का चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फाइनेंशियल अप्स डाउन्स आते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ कभी होती है कभी नहीं होती है, बिकॉज नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड दिस जर्नी, और आपको एक पागलपन चाहिए इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। तो एक पेशेंस रखो, उस पागलपन के साथ अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। तो द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बी कॉन्फिडेंट टू योरसेल्फ, अपने आप को रिफाइन करते रहो, बट रिफाइनमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे लोगों से मिलो। मैं अपनी लाइफ में अगर ग्रो किया हूँ तो बिकॉज ऑफ मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। मैं कंटिन्यूटी, मैं किसी भी शहर में होता हूँ, राइट नाउ ऑल्सो एज यू नो आई एम इन रायपुर, आई एम ट्रैवलिंग फॉर सम माय वर्क। So wherever I am going, I am meeting a lot of people. So try to build your network. आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। Once your network increases, your net worth will automatically increase. So increase your network, and your net worth will automatically increase. This is the message that I feel that I work upon, and मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए भी helpful होगा, because when you meet a lot of people you get to know a lot of different things. आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप समझते हो। so when you get to know things, आप अपने अंदर भी वो चेंजेस ला सकते हो, जहाँ अपडेट की जरूरत है उस चीज को आप अपडेट कर सकते हो। आपको बिजनेसेस में प्रोसेस बनाने में हेल्प मिलती है, और अच्छे नेटवर्क में जब आप जुड़ते हो तो आपकी कंपनी के लिए अच्छे एडवाइजर्स साथ में आ जाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं, एंड सेल्फलेसली एडवाइस करते हैं और आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो माय ओनली सजेशन, कीप मीटिंग पीपल, कीप बी ऑन द फील्ड्स। ऑफिस के केबिन में बैठने से बिजनेस नहीं आता बॉस, आपको फील्ड्स में उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। एंड once you start meeting people, you will start getting revenues, you start getting name, और आप आगे बढ़ते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। वेरी वेल सेड कि ऑफिस में बैठ के आप बिजनेस नहीं एक्सपेंड कर सकते, और मैं इस चीज का तो गवाह हूँ कि ऑफिस में बैठ के बिजनेस नहीं आता। आपको खुद ऑफिस जा जाके आपको बताना पड़ता है कि हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपका जो ग्रोथ है वो ऐसी ग्रोथ होते रहे, एंड होप जब आप बड़ी आपकी जब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी, आप भी शेयर्स इशू करेंगे, तो आई होप बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। फॉर दिस आई थैंक विल यू लाइक सो मच जयदीप, थैंक यू सो मच। फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आपने आपके स्केड्यूल आपके रातपुर स्केड्यूल के बीच में आपने हमें इसके लिए करने के लिए तैयार हुए। वेरी मच थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सेम हियर सर, सेम।